नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संधि और संधि के विभिन्न प्रकारों को पढ़ते हुए हम आज पढ़ेंगे पररूप संधि। आज की जो संधि है हमारी कौन सी है? पररूप संधि। तो इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार की संधियाँ पढ़ ली है। आज स्वर संधि का जो अंतिम भाग है वो हम 7वां भाग पढ़ रहे हैं, पररूप संधि। यदि आपने अगले जो भाग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट को ओपन करके सभी प्लेलिस्ट में एक साथ आपको संधि के सभी प्रकार एक साथ में मिल जाएंगे। इसको भी मैं उसके साथ में जोड़ दूंगा। तो चलो विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अपन आज के हमारे टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है वह है पररूप संधि। तो इनके नियम और उदाहरण देखते हैं। पररूप संधि के नियम और सूत्र। व्याकरण के अनुसार, पाणिनि की जो व्याकरण है इसके अनुसार जो इसका सूत्र है पररूप संधि का वो है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम सूत्र से पररूप संधि आदेश होती है। ये अष्टाध्यायी के इस नंबर के सूत्र में बताया गया है। नियम क्या कह रहा है? जब किसी अकारांत उपसर्ग, जिस उपसर्ग के अंत में अ हो, अकारांत उपसर्ग क्या कहलाते हैं? जिस उपसर्ग के अंत में अ हो के बाद में ऐसी धातु आ जाए जो ए और ओ से प्रारंभ होती है। तो ये नियम जो एंगी पररूपम जो नियम है वो क्या कह रहा है कि अगर अकारांत उपसर्ग हो आगे, यानी प्लस से आगे यहाँ पर अकारांत उपसर्ग हो, जैसे है आओ। अब में देखोगे भ में से अ निकलता है, तो ये अब उपसर्ग है वो कैसा है? अकारांत है। तो ऐसा उपसर्ग आ जाए अकारांत वाला, और इसके बाद में उत्तर पद में, या उत्तर पद में क्या आ जाए? ए और ओ आ जाए, या तो ए या ओ आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो दोनों वर्णों अ प्लस ए औ के स्थान पर पररूप बाद वाला वर्ण आदेश होता है। मतलब ये तो हट जाएगा और बाद वाला वर्ण, अगर बाद में ए हो तो ए आदेश हो जाएगा और बाद में ओ हो तो ओ आदेश हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखिए, ऐसी कंडीशन हमारे सामने पहले आ चुकी है। वो किसमें आई थी कि अपन ने पढ़ा था कि आ के बाद ए आ जाए तो क्या बनेगा? आई बनेगा। कौन संधि में? वृद्धि संधि में पढ़ चुके हैं। और वृद्धि का ये क्या है? अपवाद है। तो विशेष यह संधि वृद्धि संधि, वृद्धि रेखी का अपवाद है। तो आपको ध्यान रखना है। वहां भी अपन ने पढ़ा था अ प्लस ए बराबर आई होता है। वहां क्या पढ़ा था? अ प्लस ए बराबर क्या हो रहा था? आई। और अ प्लस ओ बराबर क्या हो रहा था? औ। यहाँ ए आई भी थे, लेकिन आई तो हमारे यहाँ वैसे है नहीं, पर ए और ओ है। तो ए और ओ का आपको ध्यान रखना है। ये वृद्धि संधि में पढ़े थे। कौन सी संधि में? वृद्धि में। तो ये सूत्र अपन ने वृद्धि में पढ़ा था। लेकिन अब जो ये सूत्र है हमारा एंगी पररूपम, वो क्या कह रहा है? ध्यान से समझना। दोनों कंडीशन एक ही दिखेगी, अंतर क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि उत्तर पद का जो प्रथम अक्षर है वो तो इसमें और इसमें सेम ही है। इसमें ए के साथ आई भी था, लेकिन इसमें आई नहीं है, केवल ए और ओ है। ए और ओ उत्तर पद के प्रथम अक्षर के रूप में रहेंगे। और इधर अ है, लेकिन अ इधर सामान्य अ था, किसी भी शब्द में मिला अ था। लेकिन यहाँ जो अ है वो किसका है? यहाँ से आपको अंतर समझ में आ जाएगा। यहाँ अ है वो किसका है? अकारांत उपसर्ग का है। वहाँ उपसर्ग नहीं था। इस वृद्धि संधि में पढ़े वहाँ तो शब्द का था, उपसर्ग का नहीं था। और यहाँ जो अ है वो किसका है? उपसर्ग का। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन संधि है। तो इस आ से आ उपसर्ग वाला है, तो अपन को पता लग जाएगा कि ये इसमें कौन सा नियम लगेगा? एंगी पररूपम। और ये किसका अपवाद है? सीधा प्रश्न आ सकता है। तो ये वृद्धि संधि का अपवाद है, वृद्धि रेखी सूत्र का अपवाद है। और इसका एक वार्तिक सूत्र है किसका?
इस पररूप संधि का तो वार्तिक सूत्र कौन सा है? तो सकंदु वादिसु पररूपम वाच्य। तो सकंदु और करकंदु ऐसे शब्द हैं वो इसी संधि में आते हैं वार्तिक सूत्र के अनुसार। जो ये सूत्र है सकंदु वादिसु परम पररूपम वाच्यम, इस सूत्र से जो ये सकंदु करकंदु है जो भी इस वार्तिक सूत्र से किस संधि में शामिल हो जाएंगे? पररूप संधि में। तो आपको ये शब्द याद सकंदु करकंदु वाले याद रखने पड़ेंगे। तो सकंदु का सक प्लस अंदु होता है, करकंदु का कर्क प्लस अंदु होता है, मनीषा का मनस प्लस ईशा। इसमें उपसर्ग नहीं है लेकिन ये वार्तिक सूत्र से शामिल हो गए। तो इसको इन जो ये यहाँ इस सूत्र से बहुत सारे उदाहरण 3-4 ये मेन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से याद रखने हैं। सकंदु करकंदु मनीषा पतंजलि, तो इस प्रकार से याद रखने। अब हमने नियम और इसका सूत्र जान लिए, अब हम बढ़ते हैं उदाहरणों की ओर। उदाहरण आ जाए हम कैसे पहचानेंगे और इसका कैसे हल करेंगे। कैसे देखिए यहाँ पर विच्छेद के रूप में दिया है। कैसे दिया है? विच्छेद के रूप में। और हमें क्या करना है? संधि करनी है, संधि के रूप में लिखना है। अब आप यहाँ देखोगे तो प्र क्या है? उपसर्ग है और प्र में प में क्या मिला हुआ है? अ। तो अ के बाद में क्या आ गया? ए। अब वृद्धि संधि में अ और ए मिलकर क्या बन रहा था? ऐ बन रहा था। लेकिन ये प्र है वो अ है वो किसका है? उपसर्ग का है। तो अ उपसर्ग होने के कारण क्या होगा? अ उपसर्ग होने के कारण क्या हो जाएगा? इसका ऐ नहीं बनेगा। अ और ए मिलके क्या नहीं बनेगा? ऐ बन रहा था वृद्धि संधि में, वो नहीं बनेगा। और ए का ये दोनों मिलके खाली ए ही बनेगा। ठीक है, ये इतना अंतर हो गया। वृद्धि संधि में ऐ बन रहा था वो नहीं बन के केवल बाद वाला जो अक्षर है वो ही रहेगा ए, और ये इसका ये लुप्त हो जाएगा, ये नहीं दिखेगा अपन को। ये दोनों जुड़ के एक नया बन गया, इसलिए ये अ दिखेगा नहीं। तो इसको हम लिखेंगे आगे, तो कैसे लिखेंगे? तो प्र के ऊपर ये मात्रा सीधी लग जाएगी, तो क्या हो गया? प्रेजति। प्रेजति। अगर वृद्धि संधि के अनुसार बनाते तो यहाँ पर आई की मात्रा लगती, लेकिन ये वृद्धि संधि का नियम इसमें लग रहा नहीं है क्योंकि ये प्र में अ उपसर्ग का है। इसके अनुसार एंगी पररूपम सूत्र से क्या आदेश हुआ? पररूप संधि आदेश हो गए। तो इसी प्रकार अगला सूत्र देखते हैं। अगला जो हमारा उदाहरण देखते हैं, उप प्लस औसती। तो उप उपसर्ग का प है, उसमें से अ निकल रहा है, इस कारण यहाँ भी पररूप आदेश हो जाएगा। तो ये उपसर्ग का अ निकल गया और आगे ओ आ गया, तो यहाँ पे आई नहीं बन के क्या बनेगा? ए बनेगा। और ए बनेगा तो ए इसके ऊपर लगा देंगे, ओ बनेगा। सॉरी, यहाँ पर ओ है आगे, तो ओ बनेगा। तो ओ बन गया। तो ओ बन गया तो अब क्या करेंगे हम? ये ओ की मात्रा अब प पर लगा देंगे, तो क्या बना? उपोषति। उपोषति। इसी प्रकार इसका निकालेंगे, वही ए की मात्रा सीधी इसके ऊपर लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा? प्रेषयति। प्रेषयति। उसी प्रकार ये भी उपसर्ग का है और ये ए, तो उपसर्ग का अ के कारण बाद में ए आ गया, तो इसका भी उसी के अनुसार बन जाएगा। तो क्या बनेगा? उपेही। क्या बन जाएगा? उपेही। उसी प्रकार यहाँ भी उपसर्ग का आ निकलेगा और बाद में क्या है? ए, तो इस भी पररूप आदेश हो जाएगा और क्या बनेगा? अवेही। क्या बन जाएगा? अवेही। केवल ये मात्रा है वो ही इसके लगानी है, बाकी आई नहीं बनेगा, ए ही रहेगा। आगे अगला उदाहरण है सकंदु। तो सकंदु ये वार्तिक सूत्र का है, तो वार्तिक सूत्र के अनुसार अपन ने अभी देख लिया था। तो सकंदु, तो इसका बनेगा सकंदु। सकंदु। और मनस ईशा, तो ये भी वार्तिक सूत्र से बना है, तो मनीषा बनेगा। क्या बनेगा? मनीषा। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ये 2-4 वार्तिक सूत्र से बनते हैं, इनको याद रख लेना।
पतंजलि, पतत प्लस अंजलि मिलके क्या बनेगा, ये आ इसका मिल जाएगा तो पतंजलि बनेगा, पतंजलि। इसी प्रकार इसके अगले उदाहरण देखते हैं अपन। इसमें संधि से हमने विच्छेद से संधि कर ली, अब संधि से विच्छेद वाले उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण हो ये प्रयोज्यते, तो प्रयोज्यते में आगे क्या निकलेगा, प्र उपसर्ग और प्लस के बाद में ये ए को वापस बाद में ले लेंगे, एजते। उसके बाद उपोस्ति, तो उप उपसर्ग निकल जाएगा और आगे है ओस्ति। अगला है प्रेषयति, तो प्र उपसर्ग निकल जाएगा और आगे क्या है, एष्यति, एष्यति। आगे है उपेहि, तो उप उपसर्ग निकल जाएगा और आगे क्या है, एहि। अगला है अवेहि, अब उपसर्ग निकल जाएगा और आगे क्या रहा, एहि। करकंदु, तो कर्क प्लस अंदु, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे वार्तिक वाले। मनीषा, तो इसका क्या, मनस प्लस ईशा। मार्तंड, मार्त प्लस अंड। तो इस प्रकार से ये बनेंगे, ये वार्तिक सूत्र है, इनको आपको अलग से याद रखना है, बाकी ये तो नियम के अनुसार ही है। अब उपसर्ग में अ के कारण, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो अधिकतरीय उदाहरण रिपीट होता है, प्रयोज्यते और ये तीनों कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये तीनों, इसमें से भी ये दो उदाहरण है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। इनका वार्तिक सूत्र से हो रहा है, कौन से सूत्र से, सूत्र का नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारी आज की ये छोटी सी संधि, इसमें सीमित ही उदाहरण है संस्कृत व्याकरण के, तो वो उदाहरण हमने कवर कर लिए और हम अगली कक्षा में आपके लिए प्रयास करेंगे कि सभी संधियाँ, जो स्वर संधि के सभी भाग हैं, स्वर संधि के अपने 7 प्रकार पढ़े हैं, तो 7 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम अगली क्लास आपके सामने लेके आएंगे। तो आपको इससे पहले, अगली क्लास से पूर्व उसका रिवीजन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो क्या रिवीजन करोगे, तो जो भी हमने अभी तक संधि पढ़ी है, तो उस संधि को आपको, उन सभी संधियों का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन करना है, हम प्रयास करेंगे कि ये जो प्रश्न उत्तर लेके आएंगे वो लाइव क्लास के माध्यम से लेके आएँ, ताकि आप उनका उत्तर आमने सामने हम डिस्कस करके उनका उत्तर बता सको। तो मुझे भी पता लगेगा कि आप कितने अध्ययन कर रहे हो और कितने बता पा रहे हो, और मेरा समझाया हुआ है जो आपको कितना समझ में आ रहा है। तो तब तक आप इन सभी संधियों का, स्वर संधि के सभी भागों का अध्ययन कीजिए और हम आगे इस सभी के प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए और अपने मित्र को शेयर कीजिए। धन्यवाद, पुनः मिला।